Hello and welcome back to the Psychology Catalyst. Explore the human mind like never before. आप सभी का फिर से वेलकम बैक है हमारे चैनल में और हम कर रहे हैं 2500 प्लस MCQ प्रैक्टिस चैलेंज और आज है हमारा डे 10. लेट्स बिगिन विथ आवर क्वेश्चंस. अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 is which one. एक सेकेंड मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ. Okay. Which one of the following is the correct regarding the probability of rejecting the null hypothesis when it is true? जब हम कोई एक्सपेरिमेंट में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि वो एक्चुअल में ट्रू होती है तो इस गलती को हम लोग टाइप 1 एरर बोलते हैं. इस तरह एक जो फॉल्स पॉजिटिव होती है इसकी संभावना को अल्फा से दर्शाया जाता है, यानी कि इसको हम लोग अल्फा से सिग्निफिकेंट शो करते हैं. एंड आंसर इज ऑप्शन डी, टाइप 1 एरर. प्रीवियस वीडियो में मैंने टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, सेकेंड एरर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मस्ट वॉच. We move to our next question. A researcher studied a group of children at different age. Which of the following research method he or she used? Again a repeated question. for इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल. जब हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंटर होता है बच्चों के एक ही समूह यानी सेम ग्रुप को लेता है और उन्हें लंबे समय तक फिर डिफरेंट एजेस अलग अलग समय पे बार बार वो स्टडी करता है, जैसे 5 साल की उम्र में, फिर 10 साल की उम्र में, फिर 15 साल की उम्र में. तो इस मेथड को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मेथड बोलते हैं. इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे पता चलता है कि जो लोगों में समय के साथ व्यक्तिगत रूप कैसे बदलाव आती है. यानी एक किसी इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग इस पता कर सकते हैं कि उसमें उस इंडिविजुअल में कैसे चेंजेस आ रहे हैं. We move to our next question. Question number 28. The entire group that researcher is interested in is called a. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पॉपुलेशन. सिंपल क्वेश्चन है. एंटायर ग्रुप जिसमें पॉपुलेशन है, सिंपल सी बात है. रिसर्च में वो पूरा ग्रुप जिसके बारे में एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन निकालता है, जैसे भारत के सभी कॉलेज के स्टूडेंट या दुनिया के सभी कैट पेरेंट्स, वो क्या है हमारा, उसे पॉपुलेशन कहा जाता है. डिफरेंस क्या है इसमें, जो एक्सपेरिमेंटर होता है इस पॉपुलेशन से कुछ लोगों को चुनता है जिसे सैंपल कहा जाता है, और इन्हीं सैंपल को हम लोग स्टडी करके आगे फर्दर पूरे ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं. यानी कि अगर ये एक हमारा सेट है, ये पूरा पॉपुलेशन है, तो इसमें से ही एक पार्ट को हम लोग यहाँ उठाएंगे और इस पर स्टडी करेंगे और इसको आगे सबके लिए जनरलाइज कर देंगे. नाउ रेंज इज व्हाट ऑफ द फॉलोइंग. अब हमें बताना है कि रेंज क्या होता है. रेंज क्या है, मेजर ऑफ वैलिडिटी है या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है या फिर मेजर ऑफ प्रोग्रेशन है या मेजर ऑफ मोड है. रेंज क्या होता है, मतलब वो एक तरीके से वो देता है कि कि डेटा कितने बड़े स्कोर से कितने छोटे स्कोर तक कितना, मतलब इसमें वेरिएबिलिटी क्या है, यानी कि जिसका स्मॉल टू लार्जेस्ट डाटा के बीच क्या डिफरेंस है, ये होता है हमारा रेंज. डाटा वेरिएबिलिटी कितनी है ये नहीं बताता कि इसकी सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ है, बल्कि ये बताता है कितना वो फैला हुआ है. The option A, measure of variability, is the right answer. Now the next answer is, question is, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है. Using different method of collecting data, different source of evidence, different tests, and in some case different interviewers is known as what? The correct answer is triangulation. समझिए, जब एक चीज़ जैसे कोई घटना या साइकोलॉजिकल फैक्ट
को समझने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन या टेस्ट, या अलग अलग लोग जैसे बहुत सारे इंटरव्यूअर्स इस्तेमाल करते हैं। इस जो ये टेक्निक है इसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे हमारे जो कंक्लूजन्स है, कंक्लूजन की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप आपने कई जो है सोर्सेस से इसको प्रूफ किया है। ये खास तौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च में इस्तेमाल होता है। नाउ वी आर मूविंग अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज क्रोनबैक अल्फा अ मेजर ऑफ? तो क्रोनबैक्स अल्फा इज अ कोफिशिएंट यूज्ड टू मेजर इंटरनल कंसिस्टेंसी। इसका मेन काम ये चेक करना है कि टेस्ट के सारे आइटम्स एक दूसरे से कितने रिलेटेड हैं और क्या वो एक ही कंस्ट्रक्ट को कंसिस्टेंटली मेजर कर रहे हैं। इसलिए ये बताता है कि द टेस्ट विल प्रोसीड consistent result. So the option B is the right answer. And also तो क्रोन्सबैक अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा इक्वल्स k-1 and 1 minus small sigma I square by sigma square, जो कि होता है टोटल का। ये हमारा पूरा फॉर्मूला है। Now we are moving to our next question number 32. What is inter-rater reliability? So inter-rater reliability क्या होता है? A measure of, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, a measure of level of agreement between one person rating judgment over time to time. इंटररेटर रिलायबिलिटी का मतलब है विद इन वन रेटर कंसिस्टेंसी। ये मापता है कि एक व्यक्ति, वन पर्सन की रेटिंग सेम मटेरियल को अलग अलग समय पे स्कोर करने पे कितनी कंसिस्टेंट है। बेसिकली इट असेस द स्टेबिलिटी ऑफ वन स्कोर ऑफ पर्सन्स जजमेंट ओवर टाइम। So next question is question number 33. A hypothesis test for the purpose of rejection under the assumptions that is true. इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, द नल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग हमेशा नल हाइपोथेसिस को लेकर शुरू कर होता है। हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस सही है, फिर हम डाटा से एविडेंस जमा करके इस सही मानी हुई हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए द हाइपोथेसिस टेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिजेक्शन अंडर द assumption that is the true is the null hypothesis. So the option C. Now the next question number 34. What procedure used to identify whether question on a test do not perform in the way they are intended to be known as? So question number 34. आइटम एनालिसिस एक प्रोसीजर है जिसमें हम एक टेस्ट हर एक क्वेश्चन आइटम्स को इंडिविजुअली इवेलुएट करते हैं। इसका मेन फोकस ये है देखना होता है कि आइटम की जो डिफ़िकल्टी कितनी है और क्या वो अच्छे से स्टूडेंट्स को, यानी जो बुरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, डिस्क्रिमिनेशन में ठीक से फ़र्क कर पा रहा है कि नहीं, अच्छे और बुरे स्टूडेंट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहा है कि नहीं। अगर कोई क्वेश्चन इंटेंडेड वे में परफॉर्म नहीं करता तो उस आइटम के एनालिसिस से आइडेंटिफाई किया जाता है। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आइटम एनालिसिस। Now we are moving to our next question number 35. What type of error does the process of scaling
सो स्केलिंग यानी मन साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को नंबर्स में बदलना एक मेजरमेंट प्रोसेस है। मेजरमेंट यह है में हमेशा एरर होते हैं। ये एरर दो तरीके से हो सकता है, एक रैंडम एरर और एक होता है स्केल सिस्टमैटिक एरर। तो रैंडम एरर क्या है, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, जैसे मूड स्विंग्स, माइनर डिस्ट्रैक्शंस, ये एवरेज पर 0 हो जाता है। और सिस्टमैटिक जो हमारा एरर है वो ये कंसिस्टेंट होता है, जैसा कि हम टेस्ट में है कि कोई बायस हो या स्केल गलत कैलिब्रेट किया हो। इसीलिए स्केलिंग का प्रोसेस मेन रैंडम और सिस्टमैटिक होता है, दोनों तरीके से एरर शामिल होती है। सो द ऑप्शन सी रैंडम एंड सिस्टमैटिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36. What type of test would a verbal reasoning test be classified as? So, the question number 36. टेस्ट दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। अचीवमेंट टेस्ट ये मापते हैं कि आपने क्या सीखा, क्या अक्वायर्ड नॉलेज क्या है, बेसिकली अक्वायर्ड नॉलेज। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, ये मापता है कि आप किस चीज़ को सीखने की कितनी क्षमता है, आपकी पोटेंशियलिटी कितनी है। वर्बल रीजनिंग टेस्ट किसी नए स्किल को सीखने की आपकी इनेट कैपेसिटी को मेज़र करता है, इसलिए ये एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। सो द ऑप्शन सी एन एप्टीट्यूड टेस्ट इज द राइट आंसर. So we are moving to our next question. Which of the following are not factor analytically derived personality inventories? 16 PF Comre personality scale, Jenkinson activity survey, Edward personal preference schedule. ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है. एज यू कैन सी द लेवल ऑफ चैलेंज ऑफ द क्वेश्चन. अब हम इसको सिंपली समझते हैं. फैक्टर एनालिसिस एक स्टैटिकल टेक्निक है जो पर्सनालिटी के अंडरलाइंग डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करता है. वही जो 16 PF है, ये कैटल is a primarily based on a factor analysis. वही एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल हेनरी मुरे की नीड्स थ्योरी पे बेस्ड है, ना कि फैक्टर एनालिसिस पे. ये फोर्स्ड चॉइस फॉर्मेट यूज़ करता है, इसीलिए EPPS ऑप्शन डी फैक्टर एनालिटिकली डिराइव्ड इन्वेंट्री नहीं है. सो हमारा राइट आंसर है आंसर ऑप्शन डी. सॉरी, ऑप्शन सी, बिकॉज डी नहीं है, बाकी तो है. सो हमारा जो सी हो जाता है वो करेक्ट आंसर हो जाता है. नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड to be the least complex form of the validity test? So the correct answer is option B, face validity. इसे सबसे कम माना जाता है. इसमें सिंपली हम इसको समझते हैं कि हम किसी टेस्ट को देख करके कह सकते हैं कि हाँ ये एक ही कंस्ट्रक्ट या ट्रेट्स को मेज़र कर रहा है. सिंपली अगर हम एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये हम टेस्ट देख करके पता चल जाता है कि हाँ इससे क्वेश्चन जो रिलेटेड हमारे एप्टीट्यूड से रिलेटेड ही होंगे. Now we are moving to our next question. Question number 39. Which of the following is not a test of typical performance? So the correct answer is option number C, aptitude test. टेस्ट जनरली दो कैटेगरीज में आते हैं. टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट ये मापता है कि आप आमतौर पे क्या करते हैं, एग्जांपल पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एक्सेट्रास. मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट ये मापता है कि आप कितना अच्छे से कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस, एबिलिटी, एप्टीट्यूड. ये एप्टीट्यूड है, आपकी मैक्सिमम एबिलिटी को मेजर करता है, इसीलिए एक टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है. Now the next question is question number 40. Which of the following is the best example of test-retest reliability?
सो इसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, जिसमें अमित ने पहले स्कोर किया है 115 IQ टेस्ट पे, फिर उस पर वापस से 1 मंथ लेटर ही स्कोर 117। टेस्ट क्या होता है, सिंपल अगर समझे तो हम किसी टेस्ट को कर रहे हैं, फिर एक टाइम गैप लेते हैं, फिर वापस से टेस्ट लेते हैं, जो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है टेस्ट का वो दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी अगर उसमें कुछ हल्का फुल्का डिफरेंस हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा इक्वल होना चाहिए। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के ही हमारा आंसर हमें मिल जाता है कि हमारा जो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे भी देखो IQ का ही टेस्ट है, फिर लेकिन 2 डिफरेंट IQ टेस्ट है, हमें एक ही टेस्ट पे करना है। फिर इंटेलिजेंट टेस्ट लिया है एंड मिलिंडा गिव्स हिज टेस्ट स्कोर। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 अलग अलग इंसान हो जा रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। पूजा स्कोर्स पहले तो उस फर्स्ट हाफ में तो 140 और सेकेंड हाफ में उसने 100 किया है। सो ये तो हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या हो गया 41 reliability and validity are 2 dimensions of क्वेश्चन नंबर 41। किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट की क्वालिटी और साइंटिफिक वैल्यू 2 मेन पिलर्स पर डिपेंड करते हैं, रिलायबिलिटी जो कि कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट है, वही वैलिडिटी एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट है। ये दोनों फीचर टेस्ट कंस्ट्रक्शन के दौरान ही इंश्योर किए जाते हैं और ये उसके मेन डायमेंशंस होते हैं। सो द ऑप्शन सी टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज द राइट आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which statistical test appears to be suitable for evaluating mean difference? मीन डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। टी टेस्ट का यूज मीन डिफरेंस को इवेल्युएट करने के लिए होता है। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट टैब यूज होता है जब हम 2 अलग अलग अनरिलेटेड ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल बॉयज़ एंड गर्ल्स और ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। काई स्क्वायर फ्रीक्वेंसीज काउंट के कंपैरिजन के लिए यूज होता है, मीन डिफरेंस के लिए नहीं। सो हियर हमारा करेक्ट आंसर तो हमें मिल चुका है ऑप्शन ए। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू ऑफ टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। अभी हम लोग ने टेस्ट रिलायबिलिटी के बारे में बात किया है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज टेस्ट इज मेजरिंग व्हाट इज क्लेम्स टू बी मेजर। टेस्ट इज प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट। हाँ, हमें कंसिस्टेंस चाहिए टेस्ट में। क्लाइंट विल इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन द सेकेंड राउंड। ये तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी भी तो गलत ही हो जाता है हमारा। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। Which of the following refers the concurrent validity? So we are talking about the concurrent validity। एक तरीके से की क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी है, इसमें हम नए टेस्ट के स्कोर्स को उसी टाइम पे लिए गए किसी इस्टेब्लिश वैलिड टेस्ट जो सेम ट्रेट्स को मेजर करता हो कि स्कोर के से कंपेयर करते हैं। अगर दोनों टेस्ट के स्कोर्स में हाई कोरिलेशन है तो हम कहते हैं कि नए टेस्ट की कंकरेंट वैलिडिटी हाई है। सो तो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगा इस आंसर का ऑप्शन डी। द नोशन दैट स्कोर ऑन अ टेस्ट correlate highly with the score from the test measured the same attributes. Now we are moving to question number 45. Reliability can be defined as, so रिलायबिलिटी है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। रिलायबिलिटी को हम लोग ट्रू स्कोर या फिर वेरिएंस, ट्रू स्कोर वेरिएंस या टोटल वेरिएंस से डिफाइन कर सकते हैं।
सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका बेस क्या है। ऑलरेडी हमने प्रीवियस एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।